रेलवे स्टेशन पर प्याज पराठा बेचने वाली सास बहू। लखन खेत में प्याज की खेती कर रहा होता है, जिसके बाद वो कड़ी मेहनत करके शाम को कुछ प्याज खेत में से तोड़कर बाजार की तरफ ले जाने लगता है। बहुत मेहनत लगी है इन प्याज को उगाने में। अब जाकर मुझे इनके दामों से अपनी मेहनत वसूल होगी। लखन बाजार में जाकर प्याज बेचता है, जिसके चलते उसके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं और वो उन पैसों को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपका इंतजार था। देखो ना, घर में राशन भी नहीं है। अब मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? माँ जी और बाबूजी भी सुबह से भूखे ही बैठे हैं। आप तो खेत पर जाने के बाद ये भी नहीं सोचते हो कि घर पर राशन भी लेकर जाना होता है। अरे बिजली, तू तो मुझ पर बिजली की तरह ही टूट पड़ी है। अरे ये देख, मैं राशन लेकर आया हूँ। आज प्याज की खेती के बाद मैं प्याज लेकर बाजार गया था और अच्छे दामों में भी बेची है। अब रोजाना मैं प्याज बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। देखना, बहुत जल्दी हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनते ही बिजली खुश हो जाती है और वो राशन का सामान लेकर लखन के हाथों से रसोई में चली जाती है और सभी के लिए अच्छे से खाना बनाती है। अच्छा हुआ कि ये राशन लेकर आ गए। आज मैं अच्छा सा खाना बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं, अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खाया है। बिजली सभी के लिए कढ़ी चावल बनाकर लेकर आती है। सभी लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन लखन सुबह सुबह जल्दी उठता है और खेतों पर चला जाता है। खेतों पर मेहनत करने के बाद फिर से वो प्याज उखाड़ कर बाजार में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ बचे हुए पैसों को लेकर बिजली घर की जरूरत का सामान खरीद लेती है। लखन जी, आप फिर से पैसे कमाकर ले आएंगे तो फिर चिंता करने की जरूरत ही क्या है। मैं सामान लेकर चली जाती हूँ। बिजली सारे पैसे खर्च कर देती है, लेकिन जब लखन बाजार में पहुंचता है तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। आओ आओ, 80 रुपए किलो प्याज खरीद के लेकर जाओ। ऐसा दाम और ऐसी प्याज कहीं नहीं मिलेगी आपको। तभी वहां पर एक और औरत आती है और वो कहती है, कहीं सुबह सुबह भांग चढ़ा कर तो नहीं आए हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रातों रात प्याज के दाम गिर गए हैं और तुम 80 रुपए किलो प्याज बेच रहे हो। अरे आज पूरे बाजार में 20 रुपए किलो प्याज बिक रही है। लखन ये सुनते ही हैरान हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो 80 रुपए किलो प्याज हो रही थी, आज अचानक से प्याज का रेट गिर गया, वो भी 20 रुपए किलो हो गया। ये सुनकर लखन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो वहां पर सभी दुकानों पर जाकर प्याज का रेट लेता है। सभी लोग प्याज 20 रुपए किलो ही बेच रहे होते हैं। ये क्या, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने कितनी मेहनत की थी प्याज की खेती में, ताकि अब मैं 80 रुपए और 100 रुपए किलो प्याज बेचूंगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 20 रुपए किलो ही लोग प्याज लेकर जा रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, मैं क्या करूं? जहां तो लखन 4 गुना पैसे कमाने वाला था, वहीं पर कुछ भी कमाई नहीं होती है उसे, जिसके चलते वो कुछ पैसे कमाकर घर वापस आ जाता है, जिसमें घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। आज तो मुश्किल से मैंने 100 रुपए ही कमाए हैं, कल तो लगता है ये भी ना कमा पाऊं। प्याज के तो रेट ही गिर गए हैं, अब हम लोग क्या करें? ये सुनकर सावित्री भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद फिर से प्याज के रेट बढ़ जाएंगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा और तुम्हारी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। लखन के चेहरे पर चिंता बहुत साफ साफ दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनके घर में खाने के लाले पड़ने लगते हैं। इतनी मेहनत, इतनी लागत लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, ऊपर से अब तो खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। आटा रखा है, मैं रोटियां बना देती हूँ। रोटी खा लेंगे तो कम से कम हमारे पेट में कुछ तो जाएगा। बिजली जैसे ही रसोई में आती है, वहां पर उसे आटे के साथ तेल और कुछ मसाले बचे हुए नजर आते हैं और साइड में एक टोकरी में प्याज भी रखी होती है। सभी लोग भूखे हैं, सूखी रोटी कैसे खाएंगे? एक काम करती हूँ, प्याज के पराठे बनाने की कोशिश करती हूँ। बिजली उन प्याज को लेकर काटती है और उनसे पराठे बनाती है, जिसके बाद वो उन पराठों को लाकर अपने परिवार को खिलाती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छे पराठे बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, कसम से स्वाद आ गया। अरे मेरा तो और खाने का मन कर रहा है। अरे बाबूजी, चिंता मत करो। बेशक घर में साग सब्जी कुछ नहीं है, लेकिन आटा और प्याज तो भरपूर है। अभी आपके लिए मैं और पराठे बनाकर लाती हूँ। बिजली ऐसा कहती है और उसके बाद रसोई में चली जाती है।
जिसके बाद वो दोबारा से प्याज के पराठे लाकर अपने बाबूजी को दे देती है। एक एक करके वो सभी को प्याज के पराठे खिलाती है, जिसके बाद सभी लोग प्याज के पराठे खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी प्याज के पराठे खाने के बाद लखन बिजली से कहता है, अरे वाह बिजली, तुम तो बहुत स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती हो। अगर तुम ऐसे पराठे बनाकर लोगों को बेचना शुरू कर दोगी तो हमारा मुनाफा डबल हो जाएगा। यानी कि प्याज के पराठे एक तरफ बिकेंगे और प्याज अलग से बिकेगी। अरे वाह लखन, आज तो पहली बार तूने सही दिमाग दौड़ाया है। मुझे तेरा ये सुझाव बहुत बढ़िया लगा। क्यों बहू, तुझे कैसा लगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्याज के पराठे रेलवे स्टेशन पर बेचूं, क्योंकि वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। अरे वहाँ तो बहुत सारे लोग दिखाई भी देते हैं, तो वहाँ ये काम बहुत आसानी से चलेगा। बिजली ये काम करने की ठान लेती है, जिसके बाद वो अगले ही दिन रेलवे स्टेशन पर अपनी सास के साथ खूब सारा आटा गूंथ कर ले जाती है और एक कटोरे में प्याज काट कर रख लेती है और मसाला डालकर वो प्याज के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। आओ आओ, मेरी दुकान के प्याज के पराठे खाओ। ऐसे प्याज के पराठे कभी नहीं खाए होंगे साहब। एक बार जो खाएगा बार बार मांगेगा। बिजली के पुकारने पर वहां पर भूखे लोगों की भीड़ लग जाती है, जिसके बाद एक के बाद एक हर एक व्यक्ति उसके प्याज के पराठे खरीद कर खाने लगता है। एक तरफ बिजली पराठे बनाकर रखती है तो दूसरी तरफ उसकी सास सावित्री उन पराठों को बेचती है। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छे प्याज के पराठे बना रखे हैं। मैंने तो पहली बार प्याज के पराठे खाए हैं और ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। कलावती ऐसा कहने के बाद उसकी कमाई के पैसे उसे दे देती है और वहां से चली जाती है। एक के बाद एक सभी लोग प्याज के पराठे खाते हैं और सुमन को पैसे देकर वहां से जाने लगते हैं। शाम तक वो सारे पैसे कमा लेती है और खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। बताओ बिजली, तो कैसा रहा तुम्हारा आज का पहला दिन? हाँ, सामान बिका या नहीं? प्याज के पराठे लोगों ने खाए या नहीं? पहले तो बिजली चुप रहती है, लेकिन उसके बाद खुशी के मारे अपने पति लाखन को गले से लगा लेती है और उसे कमाए हुए पैसे दिखाती है। पूरे महीने भी गधा मजदूरी करने के बाद इतने पैसे कभी नहीं कमाए होंगे हमने। देखो जरा, एक ही दिन में हमने कितने सारे पैसे कमाए हैं। इतने सारे पैसे देख लखन बहुत खुश हो जाता है और देखते ही देखते दिन प्रतिदिन उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और रेलवे स्टेशन पर बिजली के प्याज के पराठे वाली सास बहू के नाम पर उसकी दुकान मशहूर हो जाती है। अब एक तरफ दोनों सास बहू मिलकर रेलवे स्टेशन पर प्याज के पराठे बेचती हैं, तो दूसरी तरफ लखन अपने खेतों की प्याज गाँव में बेचना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुषमा के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन होता है, क्योंकि आज सुषमा के बेटे साहिल की शादी अनामिका नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद सुषमा अपनी बहू और बेटे को लेकर अपने घर आती है और उनका बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। अनामिका दिखने में बहुत सुंदर और गोरी होती है, जिस वजह से अनामिका को अपने गोरेपन पर बहुत ज्यादा घमंड होता है। वहीं अनामिका की सास सुषमा और नंद दीपा रंग रूप में काले होते हैं, जिस वजह से अनामिका हमेशा उन्हें उनके काले रंग के लिए ताने दिया करती है। अरे भाभी, आ गई आप? मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सुंदर साड़ी है। बहू, ये ले, मैंने तेरे लिए ये लाल रंग की साड़ी पसंद की है। ये रंग तुझ पर खूब जमेगा। साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है माँ जी। भाभी, ये पीले रंग की साड़ी कैसी है? मुझ पर अच्छी तो लगेगी ना? ये पीले रंग की साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये साड़ी तुम्हारे काले रंग पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर तुमने ये पीले रंग की साड़ी पहनी तो इस साड़ी की सारी शोभा खराब हो जाएगी। ये साड़ी तो मुझ जैसे सिर्फ गोरे रंग के लोगों पर ही अच्छी लगती है, ना कि तुम जैसे काले रंग के लोगों पर। अनामिका बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? अपनी नंद से कोई ऐसे बात करता है क्या? अगर दीपा का रंग काला है तो इसमें उसकी क्या गलती है? माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर दीपा का रंग काला है तो इसमें दीपा की क्या गलती? गलती तो आपकी है। अगर माँ का रंग काला है तो बच्चे का रंग भी तो काला ही होगा ना। अगर आप अपने पर थोड़ा ध्यान देती तो आज आपकी बेटी दीपा काली नहीं होती। इसके इस काले रंग की वजह से न जाने कितने लोगों ने दीपा से शादी करने के लिए मना कर दिया। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे तो ये लगता है कि दीपा जिंदगी भर कुंवारी ही रहेगी। अनामिका बहू, तुझे शर्म नहीं आती अपनी नंद के बारे में ऐसा कहते हुए? मुझे तो लगा तेरे रंग रूप की तरह तेरा दिल भी साफ और सुंदर होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तेरा दिल तो बिल्कुल कोयले की तरह काला है। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर अनामिका को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद अनामिका अपने कमरे में जाकर रोने का नाटक करती है और अपना सामान पैक करती है कि तभी कमरे में साहिल आ जाता है। क्या हुआ अनामिका, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? और तुम ये सामान क्यों पैक कर रही हो?
आज घर पर साड़ी वाला आया था। हम सभी मिलकर साड़ी देख रहे थे कि तभी दीपा ने मुझे एक साड़ी दिखाई। मैंने कहा कि ये साड़ी तुम पर अच्छी नहीं लगेगी, तुम कोई दूसरे रंग की साड़ी ले लो। बस मैंने इतना ही कहा था कि आपकी माँ और बहन ने मुझे सुनाना शुरू कर दिया था कि मेरा गोरा रंग है, इसलिए मैं अपने गोरे रंग का हमेशा घमंड करती हूँ। उन्होंने आज मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती की। मुझे तो लगता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैंने सोच लिया है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके वापस जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। अनामिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो और इस घर में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या आप यही चाहते हैं मैं इस घर में जिंदगी भर बस अपनी बेइज्जती कराती फिरूं? मैं अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अपनी माँ बहन के साथ खुशी खुशी इस घर में रहिए और मुझे मायके जाने दीजिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ठीक है, मैं आपको और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इस एक छत के नीचे माँ जी और दीपा के साथ नहीं रह सकती। अब सब आप पर है कि आप इस घर में माँ जी और दीपा के साथ रहना चाहते हैं या मेरे साथ। अगर आपको मेरे साथ इस घर में रहना है तो आपको इस घर का बंटवारा करना पड़ेगा। अपनी पत्नी की बातों में आकर साहिल घर के बंटवारे के लिए मान जाता है। माँ और दीपा, मैं इस घर का बंटवारा कर रहा हूँ। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू घर का बंटवारा क्यों कर रहा है? तेरी बहन अभी कुंवारी है, उसकी शादी तक नहीं हुई है। कम से कम उसकी शादी होने तक तो रुक जा। नहीं माँ, मैं दीपा की शादी तक नहीं रुक सकता और मुझे लगता भी नहीं है कि दीपा की शादी भी होगी उसके इस काले रंग की वजह से। तो इससे अच्छा तो आप लोग यहाँ से चले जाइए। अपने बेटे और भाई की ऐसी बातें सुनकर सुषमा और दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग वहाँ से अपना सामान लेकर चले जाते हैं। बंटवारे में अनामिका और उसके पति साहिल तो एक बड़े से घर में रहते हैं, लेकिन सुषमा और दीपा को एक कमरे के एक छोटे से घर में रहना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। लेकिन उनकी परेशानी यही नहीं रुकती। देखते ही देखते बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश होने की वजह से उनकी परेशानी 2 गुना बढ़ जाती है। माँ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बारिश नहीं रुकी तो बारिश का पानी चारों तरफ भर जाएगा, जिससे बाढ़ भी आ सकती है। अगर बाढ़ आ गई तो हम क्या करेंगे माँ? बेटा, तू सही कह रही है। अब तो इस कहर से हमें भगवान ही बचाएगा। दीपा और सुषमा बात ही कर रहे होते हैं कि तभी बारिश और तेज होने लगती है। ज्यादा तेज बारिश की वजह से कुछ ही देर में चारों तरफ पानी भर जाता है और बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की वजह से इनका घर भी टूट जाता है और ये दोनों बाढ़ में डूबने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम बाढ़ में डूब रहे हैं, कोई हमारी मदद करो। दीपा और सुषमा मदद के लिए चिल्ला ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है और उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है, जिस वजह से अनामिका के घर में भी बाढ़ का पानी घुस जाता है और वो भी उस बाढ़ में डूबने लगती हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ डूब रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। अनामिका बाढ़ में डूब ही रही होती कि तभी सुषमा और दीपा की नजर बोट में बैठे बैठे अनामिका पर पड़ती है। उधर देखो माँ, कोई डूब रहा है। ये तो अनामिका भाभी है ना? हाँ दीपा, मुझे भी अनामिका ही लग रही है। आप लोग हमारे साथ चले, हमारी बहू वहाँ डूब रही है। सुषमा की बात सुन जल्दी से रेस्क्यू टीम अनामिका के पास जाती है और उसे बचा लेती है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उन तीनों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? दीपा उधर चाय दे रहे हैं, जल्दी से जाकर अपनी भाभी के लिए चाय लेकर आ। बाढ़ में डूबने की वजह से कहीं इसको ठंड ना लग जाए, और आते आते एक कंबल भी ले आइयो। दीपा और सुषमा की इन सभी चीजों को देखकर अनामिका को यह एहसास हो जाता है कि उसने अपने गोरे रंग के घमंड में आकर अपनी सास और नंद के साथ जो भी कुछ किया वो सब गलत था। माँ जी, दीपा, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने गोरे रंग के घमंड में आकर आप लोगों के साथ इतना कुछ बुरा किया। मैंने ही साहिल से घिरकर इस घर का बंटवारा करवाया और आपको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। आप लोग मेरी वजह से इतने छोटे से घर में रह रहे थे और न जाने आपने क्या क्या परेशानी उठाई। अगर आज आप लोग ना होते तो शायद मैं उस बाढ़ में डूब ही जाती। आपने सही कहा था कि गोरा रंग होने से कुछ नहीं होता, बल्कि दिल साफ होना चाहिए। मेरा रंग भले ही गोरा है, लेकिन आप लोगों की तरह मेरा दिल साफ नहीं है। आप लोग मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। तू रो मत बहू, गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब जो भी हुआ उसे भूल जा। हाँ भाभी, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कुछ हुआ आप उसे भूल जाइए।
सुषमा और दीपा अनामिका को माफ कर देती है, जिसके बाद अनामिका सुधर जाती है और कभी भी अपने गोरे रंग का घमंड नहीं करती। कुछ ही समय में बाढ़ का पानी भी ठीक हो जाता है, जिसके बाद अनामिका, सुषमा और दीपा वापस अपने घर चले जाते हैं। अनामिका सारी सच्चाई साहिल को बता देती है, जिसके बाद अनामिका साहिल से माफी मांगती है और साहिल अनामिका को माफ कर देता है। अब सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहता है।